जय हिंद बच्चों। तो चलिए अब ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले मैं आपको बताया था मैंने कैसे रे डायग्राम बनाते हैं। अब हम बताएंगे आपको, क्योंकि आपका ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं रह गया है, साइंस के बारे में कि साइंस में आप पेपर को कैसे अटैम्प्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ तो ये जो मैं बताऊँ आपको, मैं मेनली फिजिक्स को आपको बताऊँगा, केमिस्ट्री और बायो में भी थोड़े थोड़े टिप्स आपको मैं दूँगा। पहले आपको बताता हूँ कि करना क्या आपको। सबसे पहले साइंस के पेपर या कोई भी पेपर हो, उसमें आपको 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है उसको पूरी तरह यूटिलाइज करना सीखिए। कैसे करेंगे, एक लॉजिक मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपको छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो निश्चित है आप उसको पढ़ेंगे तभी सॉल्व करेंगे। तो तरीका ये है, पहले बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ डालिए। सभी क्वेश्चन में लगभग केस स्टडीज़ आ रही हैं, है ना। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आपको मिले होंगे, पैसेजेस मिले होंगे, यहाँ पे भी आपको केस स्टडी मिलेगी। तो पहले केस स्टडी को बढ़िया से पढ़ डालिए। अगर संभव हो तो उसको पहले लगा लीजिए। जैसे ही आप पढ़ते हैं उसके बाद जब राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन लगाते रहिए। इससे क्या होगा, आपका तुरंत समय बचेगा। और जो छोटे क्वेश्चन है वो तो पढ़ने ही हैं, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर समय बचता है तो थोड़े छोटे क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ आपको स्टार्ट करना है बड़े क्वेश्चन की पढ़ाई से। पहले उनको रीड करना है, उसके बाद हमें अदर क्वेश्चन रीड करने हैं। इससे आप देखिएगा आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम अगले टिप्स की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सीबीएसई ने थोड़ा अपना पैटर्न चेंज किया है क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपको देखने में हैवी लग सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लग सकते हैं, लेकिन वो उनका तरीका बहुत आसान होगा। छोटे तरीके से वो लग सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग सकते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, उनके क्वेश्चन बैंक का। अगर ये कहा गया किसी सीरीज सर्किट में 2 बल्ब लगे हुए हैं, एक 100 वाट का है, दूसरा 40 वाट का। ओके, अब इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 1 एम्पियर कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका, ये पहला क्वेश्चन मैं जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ बता रहा हूँ। 100 वाट से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो 40 वाट में कितना होगा। देखिए, देखने में फिगर बड़ा लगेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन भी बड़े से लिखे हुए हैं, नंबर्स पड़े हुए हैं। आप न्यूमेरिकल देख के ज़्यादातर बच्चे डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। आप ध्यान से देखिए, जो करंट यहाँ आ रही है वही करंट यहाँ भी जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। हाँ तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए होगा ये वीडियो। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले चार्जेस के बारे में बात की जाती हैं। इसका सबसे पहला जो फार्मूला ये आता है, क्वांटम फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ द चार्जेस। ये चार्ज होता है Q, N इंटू ई मीन्स जितने भी चार्जेज होंगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद करना है सबसे पहली चीज़। ये फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, कैसे, ये सारी हिस्ट्री आपकी बुक में दी गई है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ लीजिए, जहाँ आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर फोकस करिए। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1 कूलम अपॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, इट विल गिव यू नंबर ओनली। यू विल गेट आफ्टर दैट 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, पहला है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप याद कर लीजिए। ये पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, एक क्वांटम फार्मूले में पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है करंट जब फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए करंट का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो ये है कि द फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से कितनी करंट बहती है, कितना चार्ज बह के गया है, उसी को हम बोलेंगे। जब चार्ज हम निकालते हैं तो किसी कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्जेस मूव किया है 1 सेकेंड में, यही पॉइंट बताता है। तो चलिए, इसके हिसाब से I से डिनोट किया जाता है करंट को। करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी चार्ज अपॉन टाइम। और इन दोनों फार्मूले को अगर हम मिला दें तो आपको मिलता है I इज इक्वल टू NE अपॉन T। ओके, इससे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी। IT अपॉन E, ये फार्मूला, ये सारे फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में करंट दी गई है, टाइम दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपको पता होना चाहिए, ये दिया भी जाता है। अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं दिया रहता है, यहाँ तक कि 12th के एग्जाम में भी ये वैल्यू दी जाती है।
चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें हुई। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, चलिए अब करंट के बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल जैसे कि नाम से आपको पता चलता है, पोटेंशियल में उसकी क्षमता क्या है। तो कभी भी जब हमको इलेक्ट्रॉन बता दिया हमने कि अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेंगे? अगर आप पानी को अगर हम किसी सरफेस पे रखते हैं, सपोज दैट हम एक सरफेस लेते हैं, अगर पानी इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे पानी, अगर ये सरफेस एकदम बेलेबल है, ज़मीन के साथ हॉरिजॉन्टल है, कम्प्लीटली पैरेलल है, तो पानी जहाँ है वहीं रहेगा। लेकिन हल्का सा अगर इसको हम फ्लो देना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा इसके एल्टीट्यूड पे। वही चीज़ यहाँ भी आती है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको बनाना पड़ेगा किसी कंडक्टर पे। यहाँ पे दो पोटेंशियल हमें चार्जेस लगाने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या हम कहते हैं हाई या लो। जब तक हाई लो नहीं होगा एल्टीट्यूड, तब तक कोई चीज़ फ्लो नहीं करेगी। करंट के साथ भी यही है। तो अगर हम किसी कंडक्टर पे अगर हम सेल लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम इसके जो टर्मिनल्स हैं उनके पोटेंशियल को हाई और लो कहते हैं। पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, निगेटिव को लो पोटेंशियल। पहले ये इंपॉर्टेंट बात आप जान लीजिए। अब इसके साथ तो आपने देखा होगा सेल पे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। ये वोल्ट क्या है, अब इसके बारे में बात करेंगे। यही है पोटेंशियल डिफरेंस। जब इस सेल को लगाएंगे तो दोनों टर्मिनल पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करेंगी। उसके बाद करंट के फ्लो होने से बहुत सारे वर्क होते हैं, करंट के बहुत सारे प्रभाव हैं, जिनके बारे में थोड़ी छोटी बातें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। V, इसको V से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ बिठा दिया, इसका एक प्रभाव होगा, बहुत बड़ा सा प्रभाव एक हो सकता है, इसका इफेक्ट होगा। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताते हैं। आप एक मैग्नेट रख लीजिए। एक मैग्नेट को रखने के बाद अगर हम उसके बगल में कोई निडल, धागे में जो थ्रेड में बंधी हुई, उसको ले आते हैं, पहले निडल वर्टिकल रहती है, जैसे उसके मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आती है तुरंत वो टेंड्स हो जाती है उस मैग्नेट की तरफ। यही सेम यहाँ पर भी है। या इसका एक अपना क्षेत्र होता है, अपना एक रीजन होता है। वहाँ आने के बाद इसके अंदर थोड़ी हमें ताकत लगानी पड़ेगी, तब इसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे दूसरे पॉजिटिव चार्ज को। अगर दो पॉइंट यहाँ हम ले लेते हैं A और B, तो हमने इनफाइनाइट से लाने का मतलब इसके क्षेत्र के बाहर से लाना। तो चलिए यहाँ पे लाने पे हमें वर्क हुआ WA, और यहाँ तक लाने में हुआ वर्क WB। तो ये जो वर्क डन हो रहे हैं ये इनके पोटेंशियल हैं। VA का पोटेंशियल जितना वर्क A लाने पे किया गया एक कूलाम चार्ज को, उसी तरह से WB अपॉन उसी चार्ज को लाने में कितना वर्क किया गया। अब बात होती है डिफरेंस कहाँ से आता है। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम हमेशा इनफाइनाइट से चार्जेस को नहीं लाएंगे। हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा इक्विपमेंट चलने लगता है, यानी दो टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट में आ जाते हैं जो भी लोड है उनके द्वारा। तो ये जो लोड्स के जो दो टर्मिनल हैं यही हमारे टर्मिनल फाइनाइट टर्मिनल है, इनफाइनाइट से लाने की जरूरत नहीं है। तो ये दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इनके पोटेंशियल का वर्क का जो डिफरेंस पर यूनिट चार्ज डेवलप होगा, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये मेन फार्मूला है, और इसको हम यूनिट की बात करें तो 1 जूल और 1 कूलाम को ले लें तो 1 वोल्ट के बराबर होगा। वोल्ट इसकी यूनिट होती है। और छोटा सा एक और बात बताते हैं, W = V × Q। जैसा आप देख रहे हैं इस फार्मूले से आप जनरेट करते हैं, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये फार्मूला मिल गया। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा जूल है, जूल को हम वोल्ट × कूलाम भी कह सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दो बार मेरे संज्ञान में आया इस तरह का क्वेश्चन कि VC किसकी यूनिट है, तो ये वर्क की यूनिट है। या इसी तरह से थोड़ा सा और घुमा दिया जा सकता है कि जूल अपॉन कूलाम किसकी यूनिट है, तो वोल्ट है, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। इस तरह से छोटे छोटे सवाल इस फार्मूले से बनते हैं, और श्योर है कि इस फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, बस आपको पहचानने की जरूरत है। तो ये आप बहुत ध्यान से फार्मूले को देख लीजिए। और जैसा कि मैंने करंट में बताया, यहाँ भी बताता हूँ। देखिए करंट में मैं थोड़ा इसको बताना भूल गया, 1 एम्पियर को डिफाइन करना जरूर देखिए। अगर कहा जाता है क्वेश्चन में कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो आप 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। कहा जाता है डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। फार्मूले से एकदम क्लियर है, देखिए 1 जूल पर कूलाम। यानी कि अब इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ भी देखिए 1 कूलाम इन 1 सेकेंड, ऐसे करके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट इंग्लिश में लिख सकते हैं अच्छे से।
देखिए क्या यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे 1 जूल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, then it's said to be the charge, the potential difference across the terminal is 1 volt. 1 volt is defined in a conductor, the potential difference of a conductor on its terminals where 1 joule work is done on 1 coulomb of charge. इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड देन इट्स सेड टू बी द करंट अप्लाइड ऑन द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। इस तरह से 1 वाली डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार आ चुकी हैं ये। इस इलेक्ट्रिसिटी का वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, इसको आप ध्यान से देखिए। ओम्स लॉ बताता है कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है। तो दिस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम ने ये नहीं कहा, ओम ने कहा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में फर्क है। जो स्टेटमेंट है वो ये है कि किसी एक पर्टिकुलर सिंपल कंडीशन पे, कंडीशन मीन्स टेम्परेचर, ये सारी कंडीशंस जो फिजिकल कंडीशंस है सेम है, ऑन दैट कंडीशन एक कंडक्टर में जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे वोल्टेज पहले आया कि करंट पहले आया, आप ध्यान दीजिएगा। जब हम बैटरी लगाएंगे या सेल लगाएंगे तभी करंट डेवलप होगी, यानी पहले वोल्ट आया। अब वो करंट जो डेवलप हो रही है किस पे डिपेंड करती है, वी पे। तो ओम्स जी ने तो ये कहा, लेकिन हमको करना ये है क्योंकि इसी से हमें मिलेगा इसका कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू आर आई। यहाँ जो आर आ रहा है ये उस पर्टिकुलर कंडक्टर का जहाँ ये करंट और वोल्टेज अप्लाई हुई है उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, यानी बाधा। ये बाधा किसके लिए है, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बाधा है। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उनके लिए बाधा है, वो करंट को प्रभावित करते हैं। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट ऑब्वियसली कम हो जाएगी उस क्षेत्र में, उस कंडक्टर में। तो ये आर को हम, इसकी भी अपनी यूनिट है, तो देखिए आर को हम डिफाइन कर सकते हैं V अपॉन आई। तो यहाँ पे वोल्ट अपॉन एम्पियर कह सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ भी ओम ने इस रिसर्च को किया था, इसलिए इनके ऑनर में 1 ओम को दिखाते हैं ओमेगा साइन से। 1 ओमेगा इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसको भी आप 1 ओम भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, व्हेन वी अप्लाई द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इट विल कैरी द करंट ऑफ 1 एम्पियर ओनली। इस तरीके से हम डिफाइन करने के सब तरीके अलग अलग होते हैं। जैसी जो डेफिनीशन है, जैसा जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग 1 एम्पियर, 1 वोल्ट और 1 ओम को आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये तो हमने इसका स्टेटमेंट बताया। अब इसका ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, फिर आता है ग्राफिकली, एक्सप्लेन ग्राफिकली। तब कैसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, आप देखिए ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, V और I। यहाँ पे जब हम करंट और वोल्टेज को देखें, जब कुछ नहीं है तो दोनों जीरो होंगे, तो ये ऑब्वियसली यहाँ से एक ग्राफ बनेगा आपका, जो अगर हम कोई छोटा सा यूनिट ले लेते हैं, छोटा सा वोल्टेज का डिफरेंस और छोटा सा करंट का डिफरेंस, इसको हम सॉल्व करें तो आप समझते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप जैसे आप समझिए, ये अगर रॉड है, इसको मैं थोड़ा सा उठाता हूँ, आप कहेंगे इसका स्लोप कम है। अगर मैं इसको और ऊंचा उठाता हूँ, आप देखेंगे हाइट बढ़ गई लेकिन बेस कम हो गया। तो जितना ज़्यादा हाइट होता है उतना ही ज़्यादा स्लोप होता है। तो इसलिए स्लोप जो है वो क्या देगा, स्लोप अगर हम निकालना चाहें तो क्या मिलेगा हमको, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, यानी यही है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे रिलेशन को जो V और I के बीच में है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 हमने रेजिस्टेंस ले लिए, R1, R2, R3। अब बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, R1, R2 या R3। ऑब्वियसली जिसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप इसका ज़्यादा है, तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। लेकिन अगर हमने इसको बदल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, अगर हमने V और I का स्थान चेंज कर दिया, अब बताइए क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट तुरंत पलट जाएगा। क्योंकि आप देखिए जब इसको हम यहाँ ड्रॉप करेंगे, यानी V निकालना चाहेंगे, तो ये बड़ा हो गया और ये I छोटा हो गया, यानी V ऊपर रहता है, जो वैल्यू ऊपर है वो बड़ी होती है, तब ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो उस फ्रैक्शन के हिसाब से बड़ा हो जाता है। तो R1 इज V अपॉन I। तो यहाँ देखिए जो सबसे छोटा है, यानी जो स्लोप सबसे कम है, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, और जो उसके बाद इस तरह से कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं जिसका स्लोप सबसे हाई है, यानी करंट ज़्यादा है लेकिन वोल्टेज कम है। यहाँ पे देखिए अगर ड्रॉप करते हैं इसको, छोटा वोल्टेज मिलता है, यहाँ थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पूरा बड़ा वोल्टेज मिल रहा है।
इस वजह से ये रिलेशन है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, इसको ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे फोकस करने की बात ये है कि आई और वी का रिलेशन देखिएगा, यहाँ वी है यहाँ आई है, तो सीधी बात है जो स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर आई भी बदल दिया गया तब ये रिलेशन चेंज हो जाएगा। ये छोटी सी बात ओम्स लॉ को बताने के लिए। उसके बाद हम आते हैं इसके अगले पड़ाव पे, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस बताने से पहले हम थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल बताएंगे। तो आइए अब हम पूरी तरह डिटेल में बताते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के लिए एक आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी गई है 12.3 में, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आप देखिए, एक बोर्ड पे रेजिस्टेंस डेवलप किए गए हैं, जोड़े गए हैं रेजिस्टेंसेस, किस तरह से इसको किया गया ये देखिए। अगर एक डायरेक्ट हमने वायर जोड़ दिया, मान लीजिए कंडीशन नंबर 1, ठीक है, तो इसका जो करंट आएगा, इसमें जो करंट डेवलप होगी, अगर हमने इसको सेट कर रखा है एक बैटरी के साथ और साथ में इसके लगा हुआ है एक एमीटर, बीच में हमने एक एमीटर सेट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए एक एमीटर और एक सेल या बैटरी सेट की गई है, 2 टर्मिनल्स बनाए गए जिसके बीच में एक रेजिस्टेंस अप्लाई किया गया है। यहाँ पे जो करंट आती है वो हम मान लेते हैं दिस करंट इज I1। फिर हमने क्या किया, इसको डबल कर दिया इसकी लेंथ, और दोनों टर्मिनल ये यहाँ से जोड़ दिया, इसको निगेटिव से जोड़ दिया। अब जो करंट डेवलप हो रही है ये I2 मान लेते हैं। फिर क्या किया, हमने दोनों टर्मिनल्स को फ्यूज कर दिया, यानी कि दोनों दोहरेपन को इसके मिला दिया। यानी जो दोहरा बना हुआ, जैसे एक वायर की बात करते हैं, ये वायर है, इस वायर को हमने डबल कर दिया पूरी तरह से, और यहाँ से इसको करंट दे दिया हमने, दोनों वोल्टेज अप्लाई कर दिए दोनों टर्मिनल्स। अब जो करंट आएगी वो आएगी I3, ठीक है, इसको भी हमने जोड़ दिया इससे। तीनों केसेस अलग अलग हैं, 3 केसेस बनाए गए। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले देखिए यहाँ लेंथ डबल हो गई, तो हम क्या देखेंगे, I2 जो है, यानी जो करंट है यहाँ पे, ये थोड़ी कम हो जाएगी, इसकी तुलना में आधी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये I है तो ये I/2 हो जाएगी। तीसरे केस में देखिए, अगर ये I3 है तो ये जो है डबल हो जाएगी। यहाँ पे 3 बातें निकल के आएंगी। पहली, ये जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है, तो जिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। जैसे 2 वायर हमने लगाए, पहले ये देखिए डबल हुआ, यानी कि बाधा और लंबी हो गई, डबल हो गई, यानी करंट आधी हो जाएगी। फिर हमने इसको इस तरह लगाया, तो ये आप देखिए 2 रास्ते बन गए, इस चार्जेस को जाने के 2 रास्ते बन गए, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी करंट बढ़ गई। तो ये 1/A, इनको हम कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहाँ तीसरी बात आती है, हमने वायर ही बदल दिया, हमने वायर ही चेंज कर दिया। कोई सेकेंड वायर नाइक्रोम लगाया था, अब हमने कुछ स्टील का वायर लगा दिया, या कोई और वायर, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कुछ भी लगा दिया, तो हम देखेंगे करंट अचानक से पूरी तरह से बदल गई और ये कुछ और ही करंट आ जाती है। यानी कि ये कहाँ पे देखिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में आप जानते हैं। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, ρL/A। ये है फार्मूला हमारे रेजिस्टेंस का। यहाँ पे जो रो है ये बड़ा मजबूत चीज़ है, आप समझिएगा, ये बहुत ही घुमाने वाली चीज़ है। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन घुमाने वाले बनाए जाते हैं। एक वायर है, उसको तोड़ दिया गया, आधा कर दिया गया, 5 गुना कर दिया गया, उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी? भाई रजिस्टिविटी तो कुछ नहीं चेंज होगी, रजिस्टिविटी जो थी वही रहेगी, क्योंकि रजिस्टिविटी होती है एक मेटल की, एक पर्टिकुलर मेटल की, इसीलिए इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है कि एक्चुअली, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई कॉपर या दूसरे मेटल, कोई भी मेटल हम लेते हैं और उसका 1 मीटर लंबा हमने वायर लिया, जिसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो, आप सोचिए एक क्यूब जैसा बनेगा ये, और इधर से हमने करंट लगाया, इधर से करंट निकाल दिया, तो इसका जो भी रेजिस्टेंस डेवलप होगा वही उस पर्टिकुलर मेटल का रेजिस्टिविटी है। इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो 1 मीटर बदलने वाला नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर चेंज होने वाला नहीं है, तो कुछ नहीं चेंज होना, ये रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स है, उस पर्टिकुलर मेटल का है, उस पर्टिकुलर आइटम का है। इस तरह से आप देखेंगे तो हर एक चीज़ की आपकी बुक में एक बहुत अच्छी सी टेबल दी गई, उसको थोड़ा सा अध्ययन जरूर करिएगा। कभी कभी ये जरूरी होता है, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उससे एक अंदाजा आपको मिल जाएगा कि रेजिस्टेंस किस तरह से वैरी करता है मेटल वाइज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है आपको।
और ये रो का फार्मूला है। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम उम्मीद है इस तरह की। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को समझिएगा। छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इसको सुन के समझ के जाएंगे तो निश्चित इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। दो ही कॉम्बिनेशन है, दोनों में से कोई ना कोई एक आपको जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है या फिर इसका डेरिवेशन भी हो सकता है। चलिए पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन इज व्हाट, अगर कि दो रेजिस्टेंस हमने तीन लेंगे, यहाँ पर हम 1 2 और 3 रेजिस्टेंस हमने लिया, R1 R2 और R3, तीनों को हमने एक सर्किट में अप्लाई कर दिया। चलिए हम लगा देते हैं मीटर भी, एक बैटरी भी लगा देते हैं। अब हमने क्या किया, अब यहाँ एक स्विच भी बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब पूछा गया इस एमीटर में क्या रीडिंग आएगी, इस तरह पूछ लिया जाएगा। इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, कंबाइंड रिजल्ट आप सीरीज भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं इसके, आप इधर के बस समझिए इसको सबको जोड़ना है, किस तरीके से जोड़ना, ये दो तरीके बताए जाएंगे। अभी मैं पूछता हूँ इसमें क्या करंट फ्लो करेगी, आप कहेंगे इसको कैलकुलेट करिए, कुछ दिया ही नहीं तो कैसे निकालें। चलिए हम दे देते हैं इसको, ये हमने दे दिया 12 वोल्ट। अब बताइए, ये तो हमने दिया ही नहीं, चलिए इसको भी कुछ देते हैं, 2 है 2 है 2 है, सभी 2 हैं। अब बताइए, नहीं फ्लो करेगी, बिल्कुल। क्यों नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि हमने इस स्विच सर्किट को ऑन ही नहीं किया। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी बेवकूफ़ बनाने वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से डायग्राम को भी देखना है और पढ़ना भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम को देने का, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से पढ़िए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वोल्टेज को हम हटा देते हैं, हम पर्टिकुलर की बात नहीं करेंगे, हम एक जनरलाइज फॉर्म में करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कब होगी, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब। कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, करंट सीधे सीधे यहाँ से निकल करके फिर वापस सेल में आ गई, सर्किट ऑन है, मैंने यहाँ की लगा दी है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये तीनों जो लोड्स हैं हमारे, तीनों R1 R2 R3, कोई भी डायरेक्ट इस वोल्टेज से नहीं जुड़ा है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कोई डायरेक्ट नहीं जुड़ा। इसकी पहला टर्मिनल वोल्ट से पॉजिटिव से जुड़ा है, लेकिन दूसरा जो है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जुड़ा है। ये दूसरा टर्मिनल तीसरे के पहले से जुड़ा है, और तीसरे का जो दूसरा टर्मिनल है वो फिर निगेटिव से जुड़ा है। यानी कि ये वोल्टेज जो है यहाँ पे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ये, इसका सिद्धांत, इसका जो प्रिंसिपल है सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो ये है कि जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। 4 है तो 4 में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, 5 है तो 5 में ब्रेक हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ लगाते हैं ओम्स लॉ, V = IR। तो यहाँ पर R जो है वो सीरीज का, इसलिए RS हम एक सफिक्स लगा दिए यहाँ पे। और तो V1 पे क्या होगा, करंट तो सेम है भाई, तो R1 तो I, R2 I, R3। अब हम I को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, R1 + R2 + R3। अब कहा जाता है कि काट दीजिए इसको, काटा नहीं जाता है एक्चुअली, हम डिवाइड करते हैं, I से दोनों ओर डिवाइड कर दिया तो हमारा I ये गायब हो गया। तो आप देखिए सामने आपके रिजल्ट आएगा, ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। यानी सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे, रजिस्टर्स, उनके रेजिस्टेंस को डायरेक्टली आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। रजिस्टिविटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है रेजिस्टेंस, इसलिए सब पॉजिटिव नंबर ही जोड़े जाएंगे। तो ये इसका सीरीज का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलिए पैरेलल में ये तीनों रेजिस्टेंस थोड़ा इस तरीके से लगे हुए हैं। अब देखिए, आप समझिए, बहुत ही आसान तरीका है और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैं समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है, अब आप ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका R1 R2 और R3, ठीक। R1 R2 R3 तीनों के टर्मिनल एक दूसरे से फ्यूज करके डायरेक्ट वोल्टेज से जुड़े हुए हैं, यानी कि सबको बराबर वोल्टेज मिल रही है। यहाँ पे वोल्टेज बराबर मिल रही है, लेकिन जो करंट है वो बह गई इधर उधर, ठीक। ये किरचॉफ लॉ बोलते हैं इसको, कि जब करंट आती है यहाँ पे, फिर जाने वाली करंट का सम आने वाली करंट के बराबर होता है। उसके हिसाब से दिस I will be equal to I1 I2 + I3। इट इज कैपिटल I1, इसमें बीच वाले में I2 और नीचे वाले में I3। इन सभी का सम जो होगा ये करंट होगी।
अब इसके हिसाब से क्या होता है, आप देखिए आई का अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला होता है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, इस फार्मूले को यूज करेंगे तो V अपॉन, चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कंबाइंड रिजल्ट को हम RP नाम से शो करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई RP। तो ये हो गया V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। चलिए अब हमने फिर V कॉमन लिया, वहाँ I कॉमन लिया था, यहाँ V कॉमन लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए V अपॉन RP का V कैंसिल। अब क्या रिजल्ट बना हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मुझे स्पेस की ज़रूरत है इसलिए मैं इसको रब करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 1 अपॉन RP यानी कि जो हमें पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है वो हमें इसके रेसिप्रोकल्स का सम होगा और रिजल्ट भी रेसिप्रोकल होगा। याद रखिएगा, अगर सिर्फ 2 का मैटर है तो आप देखिए 2 में कितना आसानी से निकल जाता है। इट विल बी ओनली 1 अपॉन R1 एंड 1 अपॉन R2। अब आप कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत आसान सा तरीका है। अगर आपको नंबर नहीं पता है क्या है तो आप सीधे प्रोडक्ट लिख सकते हैं, वही LCM होगा, R1 एंड R2, देन इट इज़ मल्टीप्लाइड हियर R2 और इट इज़ मल्टीप्लाइड हियर R1। यानी कि अब इसको पलट दें अगर हम, तो जो रेजिस्टेंस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेजिस्टेंस। 2 में आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 3 में भी ये फार्मूला लगता है लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से, 3 के चक्कर में आफत पड़ी है, 2 में आप देखिए तो कभी भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन थे ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलेगा। और कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हो, सीरीज में लगे हुए हो, n टाइम्स हो, तो n टाइम्स आप R प्लस R जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा, क्या आएगा रिजल्ट, RS में n इंटू R। ठीक, याद रखिएगा। और यही काम अगर हम पैरेलल में करते हैं, n टाइम्स सेम रजिस्टर्स, अगर हम R के रेजिस्टेंस n टाइम्स लगा देते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा RP वो होगा R बाई N। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आता है। तो अब हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, रेजिस्टेंस का बता दिया। अब हम अगले सेगमेंट में बताएंगे आपको उसकी एनर्जी के बारे में, एनर्जी और पावर। तो ये एनर्जाइज्ड होकर के हम आ चुके हैं फिर दोबारा, और अब देखते हैं कि एनर्जी कैसे निकालते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे कहा जाता है इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूल्स लॉ की। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, किस पे डिपेंड करता है। जूल्स लॉ में कहा जाता है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, जितनी देर इसको करंट दी जा रही है उस टाइम के। और तीसरा जो रेजिस्टेंस है, तीसरा जो है वो रेजिस्टेंस, इनको मिला दिया गया तो हमें मिल गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। और यहाँ पर अगर हम एक कॉम्बिनेशन इक्वल के लिए K लगाते हैं, इसकी फाइनली वैल्यू जब बाद में निकालते हैं तो K की वैल्यू 1 आती है, तो हीट का फार्मूला हो गया आई स्क्वायर RT। ठीक, ये आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हल्का सा तरीका बताता हूँ। चलिए, यही फार्मूले हमको कैसे मिलेंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं कि एनर्जी की, वर्क की, एनर्जी वर्क। अब इलेक्ट्रिसिटी में वर्क कहाँ पे आया था, याद करिए, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, कहाँ मिला था आपको, ठीक है, वेरी गुड, हमें मिला था पोटेंशियल डिफरेंस में। यहाँ से वर्क को हम क्या कह सकते हैं, वी क्यू कह सकते हैं। अब क्यू, फिर एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हम क्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो चलिए क्यू के खोजने के लिए फिर एक फार्मूला यूज करते हैं जहाँ क्यू इस्तेमाल हुआ था। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, IT। ठीक, अब देखिए इस V के साथ हमने लगा दिया IT, VIT यानी वोल्टेज इंटू करंट इंटू, क्या मिला हमको, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। सॉरी, ये W होना चाहिए था, वर्क डन। वर्क डन होगा तभी V और Q आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो W इज इक्वल टू VQ। तो ये जो W है यही हमारा हीट है एक्चुअली। अब देखिए ओम्स लॉ यूज कर दिया हमने, V की जगह हमने यूज कर दिया IR। तो देखिए दो, एक तो पहले से था और V की जगह एक और I आ गया, तो फार्मूला हो गया आई स्क्वायर RT। याद आया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था। तो एक तो फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, एक और फार्मूला डेवलप होगा जब हम I की वैल्यू लिखेंगे V अपॉन R, तो यू विल गेट द रिजल्ट V स्क्वायर बाई R इंटू T। तो ये 3 फार्मूले आपको याद करने हैं, तीनों। अब ये कैसे यूज होंगे, जो चीज़ें दी गई हो या जो पूछा गया हो उसके हिसाब से आप फार्मूले यूज करिए, रट जरूर
ज़रूर से ज़रूर आप इसको रट के जाइएगा, और रटने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप खुद से इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं एक बार। चलिए अब तीसरी बात बताते हैं पावर की। पावर जैसा कि आप जानते हैं इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क अपॉन टाइम ये पावर होता है। जितने भी वर्क हैं ये हीट ही वर्क है, तो जब इस वर्क को आप यहाँ पर रखेंगे तो ऑब्वियसली ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फार्मूला सिंपल सा VI स्क्वायर आर एंड V स्क्वायर बाई आर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद रखिए दोनों फार्मूले आप ढंग से याद करिए। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन आपको हिंट देता हूँ। जैसे दे दिया गया कि किसी घरेलू इक्विपमेंट, डोमेस्टिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक प्रेस है या टोस्टर है, हीटर है, उसकी पावर दे दी जाती है कि 1.5 वाट एंड 2 किलोवाट, ये दो वाट दे दिया गया। ये आयरन का है सपोज दैट, ये टोस्टर का है, इस तरीके से आपको दो दे दिए गए। अब इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो आप कौन सा फार्मूला इसमें यूज करेंगे। देखिए यूज करने के लिए केवल रेजिस्टेंस हमको चाहिए, दूसरा पॉइंट जो है वो कटना चाहिए। तो करंट जो है कभी भी सेम नहीं होगी इनमें, तो करंट सेम होगी तभी तो काटेंगे, या तो सेम होगी ही नहीं। भी सेम रहेगा क्योंकि घर में जो लाइट जल रही, पंखे चल रहे, सिर्फ एक वोल्टेज से चलते हैं, दैट इज 220 वोल्ट। तो चलिए अब इसके लिए हम फार्मूला ये यूज करते हैं। तो पहला P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 2 किलोवाट में है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा। ये तो हमने इनको लिख दिया, लेकिन P1 का फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, देखिए V स्क्वायर बाई R1, P2 क्या होगा V स्क्वायर बाई R2। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब देखिए R2 है ये, सॉरी, अब देखिए हमें चाहिए क्या R1 अपॉन R2, तो इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे, 2 अपॉन 1.5, अब डेसिमल हटा करके 0 लगा दीजिए, हो जाएगा 4 अपॉन 3। किससे काटा हमने, 5 से, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, तो 4:3 इनके रेजिस्टेंस का। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। इसलिए इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट के ऊपर मेनली डिपेंड करता है इसका हीटिंग इफेक्ट, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंस आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब ये भी हो गया हमारा। अब छोटे छोटे सर्किट की बात कर लें, ये चीज़ पोर्शन छूटा हुआ था। छोटा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, किसको हम किस तरह दिखाते हैं, व्हाट इज द नोटेशन फॉर द सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी आपने देखा, हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस बनाए, इसको लोड भी कह सकते हैं आप। अगर इसमें हमने एक एरो बना दिया तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। रेओस्टेट बनाना है, आप देखिए रेओस्टेट ऐसे आता है, एरो बना दिया जाता है, और दूसरा ब्रेकेबल होता है ये सर्किट यहाँ बना, यानी कि जो आपने देखा होगा जॉकी को मूव करा के रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, रेओस्टेट हो गया। उसके बाद ये देखिए बल्ब ऐसे बनाते हैं, और सिंपल वायर अगर गया है तो ऐसे, अगर इसको कोई क्रॉस कर रहा है कनेक्शन के साथ, तो ये कनेक्टिंग वायर कनेक्ट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, लेकिन कनेक्शन नहीं करना है तो आप ऐसे दिखाएंगे। ये सारे तरीके होते हैं। ठीक है, सेल को आपने देखा, सेल एक है तो ये सेल कहलाएगा, अगर ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे लगा दिए तो ये बैटरी कहलाएगी, ये प्लस ये निगेटिव। ओके, इस तरीके से ये सारे सिंबल्स हैं। ओके, अब इसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म होता है। कुछ छोटे मोटे आप न्यूमेरिकल्स लगाइए, जो भी हमने फार्मूले बताएं उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आएंगे। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एक और वीडियो मैं कल डालने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताएंगे। तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए, मज़ा आने वाला है आपके साथ। थैंक यू।